नाज़रीन, ईरान और अमेरिका की टॉक्स फेल होने जा रही हैं, जिसके साथ ही ईरान जंग का खतरा एक बार फिर बढ़ गया है, क्योंकि इसराइल किसी भी वक्त ईरान पर हमला कर सकता है। और ईरान की आर्म्ड फोर्सेस ने स्टेटमेंट जारी की है और उन्होंने बताया है कि वाकईतन इस चीज का खतरा मौजूद है और वार्न किया है कि अगर इसराइल हमला करता है तो ये इटसेल्फ एक इलाकाई जंग का आगाज होगा। और इसी के साथ एक इंतहाई गैर मामूली मीटिंग हुई है, इंतहाई गैर मामूली, जिसकी गूंज बहुत दूर तक है। ईरान के फॉरेन मिनिस्टर की हिजबुल्लाह के सेक्रेटरी जनरल के साथ मुलाकात हुई है। इस मुलाकात के अंदर क्या चीजें तय की गई हैं, क्योंकि हिजबुल्लाह से यह डिमांड की जा रही है कि वो डिसआर्म हो जाए, तो ईरान के फॉरेन मिनिस्टर ने हिजबुल्लाह के सेक्रेटरी जनरल से मिलकर क्या बात की है। इसी दरमियान एक और बड़ा इंपैक्टफुल फिनोमेना है जो इस पूरी सूरत हाल में नतीजा खेज साबित हो सकता है, और वो ये है कि ट्रंप जो है उनकी पॉपुलैरिटी अपने मुल्क के अंदर बहुत तेजी के साथ गिर रही है। उनके जो वोटर्स हैं जिन्होंने बड़ा किरदार अदा किया ट्रंप को इलेक्शन जितवाने में, वो जो वोटर बिहेवियर है वो तेजी के साथ बदल रहा है। नया सर्वे वहां पर सामने आया है, उसमें गजा की जारियत बहुत बड़ा फैक्टर है, उसमें इकोनॉमिक पॉलिसीज बहुत बड़ा फैक्टर हैं, उसमें दीगर डोमेस्टिक डिफरेंट पॉलिसीज जिसका ट्रंप ने वादा किया था, लेकिन अब वो फिर से मुख्तलिफ जंगों के अंदर ड्रैग कर चुका है अमेरिका को। तो बहुत सारी पॉलिसीज हैं जिसमें टॉप ऑफ गजा की जारियत है और इकोनॉमिक पॉलिसीज हैं जिससे वोटर जो है वो पॉपुलैरिटी ट्रंप की खत्म होती चली जा रही है। और रिपब्लिकन्स को खतरा यह है कि मिड टर्म इलेक्शन तो होने जा रहे हैं, 2025 ही के अंदर मिड टर्म इलेक्शन होने हैं, तो फिर मिड टर्म इलेक्शन के अंदर उनको कोई बहुत बड़ा धचका लग सकता है। बिल्कुल ट्रंप जो है वो हार भी सकते हैं, ये खतरा भी उनको पड़ गया है, यानी इस सतह तक जो है वो पॉपुलैरिटी नीचे चली गई है। तो इसलिए ट्रंप देखें, उसके लिए सबसे बड़ी चीज क्या मैटर करती है, उसके वोटर्स मैटर करते हैं। ये वोटर्स ही हैं जो एक एम्पायर को, उसके सदर को प्रेशराइज कर सकते हैं, वगरना दुनिया में तो कोई ताकत नहीं कर सकती, कोई इस्लामी मुल्क नहीं कर सकता, कोई दूसरा मुल्क नहीं कर सकता ट्रंप को प्रेशराइज। अगर वो को कर सकता है तो वो ये वोटर्स ही हैं, ये सबसे बड़ा फैक्टर जो है वहां पर। सीरिया के अंदर क्या इवेंट्स हो रहे हैं ये भी आपके सामने रखेंगे, और टर्की और इसराइल कोऑर्डिनेशन कर रहे हैं। अब आप जरा अंदाजा करें कि वैसे ये मुल्क बड़ा इसराइल के खिलाफ स्टेटमेंट्स देते हैं और ईवल भी इसराइल को करार देते हैं, सारा कुछ करते रहे हैं, ये बड़े सख्त स्टेटमेंट्स टर्की से आए, अब इसराइल के साथ कोऑर्डिनेशन कर रहे हैं। तो वैसे इसराइल के साथ इनकी बनती भी है, कोऑर्डिनेशन भी होती है, इनकी इंटेलिजेंस एजेंसीज भी राब्ते में रहती हैं, लेकिन गजा पर इनकी इसराइल सुनने के लिए तैयार नहीं है। तो बहरहाल एक क्रिटिसिज्म इनके ऊपर और बढ़ रहा है। और लैटिन अमेरिका जो है वो जबरदस्त सपोर्टर इस वक्त फलस्तीन, मिडल ईस्ट के ममालिक से ज्यादा बड़ा सपोर्टर इस वक्त जो लैटिन अमेरिका है वो साबित हो रहा है। और वहां के जो ममालिक हैं वो डिप्लोमेटिक टाइज खत्म कर रहे हैं और डिफेंस टाइज इसराइल के साथ खत्म कर रहे हैं। हालांकि ये कितनी बदकिस्मती की बात है कि अभी तक मिडल ईस्ट के कुछ ममालिक ऐसे हैं जिसमें इजरायली एम्बेसडर मौजूद है। तारीख में ये अपने आप को पता नहीं किस तरह से जस्टिफाई करेंगे, और ये पता नहीं कौन सी पॉलिसी है जिसको ये परसू कर रहे हैं, और पता नहीं कौन सा ये नतीजा इससे लेना चाह रहे हैं कि इजरायली एम्बेसडर अभी तक इन मुल्कों के अंदर बैठा हुआ है, उसको एक्सपेल नहीं किया गया। तो ये भी आपके सामने रखेंगे। दूसरी तरफ नाज़रीन, नेटो जो है वो एक अल्टीमेट मैडनेस का मुजाहरा कर रहा है, वो दुनिया को एक बड़ी तबाही की तरफ धकेल रहा है। बरतानिया जो है वो यूक्रेन को 1 लाख ड्रोन देने जा रहा है। हम 1000, 10,000, 50,000 की बात नहीं कर रहे हैं, हम 1 लाख ड्रोन्स की बात कर रहे हैं। और इस जंग में जो सबसे ज्यादा किरदार है वो है ही ड्रोन्स का। अभी छोटे छोटे सस्ते $500-1,000 के ड्रोन ने रशिया की तारीख का सबसे बड़ा हमला किया है। तो ड्रोन्स ही तो सारा कुछ है। यूके 1 लाख ड्रोन्स है वो यूक्रेन को देने जा रहा है, और इसी तरह बाकी यूरोपियन कंट्रीज भी प्लेज कर रहे हैं कि वो इसी तरह से सपोर्ट यूक्रेन की करेंगे। अब सवाल यह है कि रशिया क्या करेगा, क्या रशिया अटैक करेगा, किस नौयत का करेगा। देखिए, रशिया के न्यूक्लियर के ऊपर अटैक हुआ है, तो अगर रशिया एक बड़ा हमला नहीं करता, एक बड़ी रिटेलिएशन नहीं करता, तो उसकी जो न्यूक्लियर डेटरेंस है वो डिस्ट्रॉय हो जाएगी, डैमेज हो जाएगी, कि नेटो तो और कॉन्फिडेंट हो जाएगा। देखिए, नेटो ने ये जो हमला किया ना, ये कोई आसानी के साथ उन्होंने ये फैसला नहीं किया, उनकी एक लंबी डिस्कशन रही होगी ये हमला करने से पहले कि इसका नतीजा क्या हो सकता है। उन्होंने जो डिस्कस किया होगा कि रशिया जो है वो न्यूक्लियर भी अटैक कर सकता है, तो ये बड़ी हिम्मत के साथ नेटो ने हमला किया है, ठीक है ना। तो अगर रशिया जवाब नहीं देता तो नेटो और कॉन्फिडेंट होगा कि रशिया के अगर न्यूक्लियर एसेट्स को हिट कर भी दिया जाए तो रशिया अटैक नहीं करेगा। ये आप ज़हन में रखें कि ये पहला ऐसा हमला है जो रशिया के न्यूक्लियर एसेट्स पर हुआ है। कोल्ड वॉर कितनी डिस्ट्रक्टिव वॉर थी,
उसके अंदर दुनिया भर में कितनी जंगें छिड़ी, कितनी रिजीम चेंजेस हुए, क्या कुछ नहीं हुआ। वियतनाम वॉर से लेकर, अफगानिस्तान वॉर से लेकर, कोरियन वॉर से लेकर, अनप्रेसिडेंटेड रिजीम चेंजेस से लेकर, मिडिल ईस्ट की कई जंगों से लेकर हमने कितनी बड़ी जंगें अफ्रीका में, लैटिन अमेरिका में, क्यूबा, हमने इतनी जंगें कोल्ड वॉर के अंदर देखी, इतनी खुलेआम जंग सोवियत यूनियन और वेस्ट के अंदर देखी, नेटो के अंदर देखी। रिपोर्ट के मुताबिक इतनी कशीदगी कभी भी नहीं हुई मिलिट्री लेवल के ऊपर जितनी इस वक्त हो चुकी है रशिया और नेटो के दरमियान, वेस्ट के दरमियान। इतना ज्यादा कंप्लेक्स मामला कभी भी नहीं हुआ। एक 15 दिन का क्यूबन मिसाइल क्राइसिस जब वो हुआ था, लेकिन वो एक मिसाइल का मामला था कि अमेरिका ने मिसाइल टर्की में डिप्लॉय कर दिए थे, उसके जवाब में सोवियत यूनियन ने मिसाइल जो वो क्यूबा के अंदर डिप्लॉय कर लिया, वो मिसाइल दोनों हटा लिया तो मसला खत्म हो गया। लेकिन ये तो मामला बिल्कुल उलट है और न्यूक्लियर एसेट्स के ऊपर पहली बार हमला हुआ है। तो अगर रशिया अटैक नहीं करता तो उनकी डेटर्नेंस जाती रहेगी, इसलिए वहां से अटैक तो होगा और बहुत बड़े स्केल का अटैक होगा। रशियंस इस वक्त जवाब मांग रहे हैं ट्रंप से कि ट्रंप क्या बात करता है और वो जानना चाह रहे हैं कि ट्रंप साहब जो है वो इसके अंदर इन्वॉल्व थे या नहीं। रशियंस का बयान जारी हुआ है, बड़ा इंटरेस्टिंग बयान है कि हमें उम्मीद है कि ट्रंप इसके अंदर इन्वॉल्व नहीं था, ट्रंप को इल्म नहीं था इसका। अब इस बात की क्या अहमियत है? इस बात की अहमियत इस तरह से है कि जब बाइडेन मौजूद था तो बाइडेन के होते हुए खुली दुश्मनी थी रशिया और अमेरिका के दरमियान, और इसमें कोई शक नहीं था कि आगे आने वाले महीनों के अंदर ये नेटो और रशिया की बरह रास्त जंग होने जा रही है। जब ट्रंप आया तो ट्रंप ने दोस्ती का नारा लगाया, इन्वेस्टमेंट्स का नारा लगाया, फ्रेंडशिप का नारा लगाया और जंग को खत्म करने का नारा लगाया। ये यूक्रेन जंग के बाद पहला ऐसा अमेरिका का शिफ्ट था कि अमेरिका से पहली बार यूक्रेन जंग बंद करने की बात हुई, इससे पहले ऐसी कोई बातें नहीं हुई, ठीक है ना। तो प्यूटन के साथ डायरेक्ट अमेरिकी सदर ने कॉल की, यानी ट्रंप ने, आफ्टर यूक्रेन वॉर, और फिर रशियंस और अमेरिकन बराह रास्त मिले आफ्टर फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम यूक्रेन वॉर। तो ये एक सिग्नल भेजा ट्रंप ने कि हम तो उन्होंने कहा रशिया और अमेरिका तो माजी में दोस्त थे, तो हमें अब भी दोस्त होना चाहिए। और प्यूटन के साथ काफी बार उनकी डायरेक्ट कॉल पर बात भी हुई। तो एक ट्रंप की आने की वजह से वो जो बाइडेन के टाइम के वक्त ये बात चल रही थी कि न्यूक्लियर न्यूक्लियर न्यूक्लियर, वो रिवर्स हो गई। तो अगर ट्रंप भी वही बाइडेन वाली पॉलिसी लेकर चल रहा है तो फिर सूरत हाल तो वहीं खड़ी हुई है ना। तो इसलिए रशियंस इस वक्त इंतजार कर रहे हैं कि ट्रंप साहब जब वो क्या बात करते हैं, और वो कह रहे हैं कि हमें उम्मीद है कि ट्रंप इसमें नहीं होगा, लेकिन ट्रंप होगा इसमें या नहीं होगा यह बात तो तय है कि इसमें सीआईए है, और 100% तय है, डाउट भी नहीं है कि शायद सीआईए है शायद नहीं है। सीआईए के बगैर, उसकी लॉजिस्टिकल सपोर्ट के बगैर ये हो ही नहीं सकता है। और जब यूक्रेन ये कह रहा है कि हमने 18 महीने इसकी तैयारी की है, तो ये तैयारी तो बहुत पहले से जारी थी, सीआईए के तो पता था, तो सीआईए को ब्रीफ करना चाहिए था ना ट्रंप को कि हम ये कर रहे हैं, तो उन्होंने किया होगा। अगर नहीं किया तो ये और खतरनाक बात है कि यानी ट्रंप जो है एक अमेरिकी सदर, उसके कंट्रोल में सीआईए भी नहीं है और नेटो भी उसकी मर्जी के बगैर फैसले कर रही है। ये तो और ज्यादा खतरनाक बात है कि फिर ये कौन सी ताकतें हैं जो इतनी बागी हो चुकी हैं कि वो अपनी तरफ से फैसले कर रही हैं और दुनिया को एक बड़ी जंग, क्योंकि ये मैडनेस के अलावा तो कुछ नहीं है। क्योंकि होता ना कि भाई दो ताकतें आपस में लड़ रही हैं, कोई दो मुल्क हैं और न्यूक्लियर नहीं है तो एक जीतेगा एक हारेगा, यहां तो मामला ही नहीं है। रशिया की हार का मतलब यह होगा कि वो 4000 न्यूक्लियर बॉम्ब इस्तेमाल करने के बाद हारेगा, इससे पहले वो हारेगा नहीं। तो ये मैडनेस के अलावा क्या है इस तरह के हमले करना, और रशिया को प्रेशराइज किया जा सकता है, रशिया से सरेंडर करवाया जा सकता है। अब ये क्या, तो ये मैडनेस के अलावा कुछ भी नहीं है इस तरह के हमले। तो ट्रंप इसमें है या नहीं है, रशियंस इस वक्त इंतजार कर रहे हैं। और इंपॉर्टेंट बात यह है कि यूक्रेनी हाई ऑफिशियल्स व्हाइट हाउस पहुंच गए हैं ट्रंप से मजीद मदद लेने के लिए, इंटेलिजेंस सपोर्ट, वेपन्स। और यूरोपियंस जो हैं उन्होंने ट्रंप से कहा है कि वो असलहा दे यूक्रेन को, और साथ यूरोपियंस ने कहा है कि अमेरिका मिलिट्री एड भी दे, और यूरोपियंस जो हैं वो अमेरिका का वेपन खरीद कर वो भी यूक्रेन को देंगे। तो यहां पर ये इधर से वेस्ट ने फैसला कर लिया है कि वो तो जंग जारी रखेगा। तो अब रशिया किस तरह का हमला करेगा, वो भी अपने इत्तेहादियों से बात कर रहा है, जिसमें सबसे बड़ा दौरा इस वक्त नॉर्थ कोरिया का हो रहा है। और ये इस वक्त डिबेट है कि ऑर्शनिक जो मिसाइल हैं वो भी रशिया इस्तेमाल कर सकता है, वो भी टैक्टिकल न्यूक्लियर जितना डैमेज कर सकते हैं अगर वो 3-4 इस्तेमाल किए जाए। आज तक अभी तक रशिया ने किसी जंग के अंदर वो मिसाइल इस्तेमाल नहीं किए, तो अगर वो 3-4 गिराए जाएं तो वो न्यूक्लियर जितना तबाही ला सकते हैं। तो ये पूरा खतरा बरकरार है और रशिया आखिरी हद तक नहीं चाहेगा कि मामला न्यूक्लियर की तरफ जाए।
मामला जो है वो नेटो के साथ बरह रास्त जंग की तरफ जाए। लेकिन मैं आपको बता दूं कि रशिया कभी भी हेजिटेट भी नहीं करेगा अगर नेटो से उसको टकराना पड़ गया। अगर उसकी मदरलैंड रशिया, अगर पुतिन को लगा कि अब वो वक्त आ गया है कि रशिया को बचाने के लिए नेटो से टकराना है, तो पुतिन एक सेकंड भी नहीं सोचेंगे। ये इतनी बात लिख के रख लें। तो इसलिए ये जो इकदाम नेटो ने किया है, ये दुनिया को तबाही की तरफ, और इंपॉर्टेंट बात क्या है, बर्तानिया के, अमेरिका के, फ्रांस के, इन सब के एग्रीमेंट्स है रशिया के साथ, जिसमें आर्म्स कंट्रोल एग्रीमेंट्स है, न्यूक्लियर कंट्रोल एग्रीमेंट्स है कि हम आपने ज्यादा न्यूक्लियर बॉम्ब्स नहीं बनाने, लॉन्ग रेंज के हवाले से बहुत सारे ऐसे एग्रीमेंट्स इनके दरमियान मौजूद हैं कि असलहा को कंट्रोल में रखने के लिए। तो ये जो उन्होंने किया है, ये तो उन मुआहिदों की भी खिलाफ वर्जी है, और उनके न्यूक्लियर बॉम्बर्स हिट हुए हैं। अगर उनके अंदर कोई न्यूक्लियर बॉम्ब मौजूद होता तो फिर वहां पर तो न्यूक्लियर धमाका हो सकता था, और इतने ज्यादा उनके न्यूक्लियर बॉम्बर्स तबाह हुए हैं, तो कितने धमाके न्यूक्लियर रशिया के अंदर हो जाते। तो ये कोई छोटा वाकया नहीं है। तो इसलिए सारी दुनिया की नजरें वहां भी लगी हैं और मिडिल ईस्ट के ऊपर भी लगी हैं। दोनों जगहों पर बहुत बड़े बड़े वाकयात हो रहे हैं इस वक्त। मिडिल ईस्ट से हेडलाइन ये है कि फ्रीडम फ्लोटिला जो है वो कोई 60-70 किलोमीटर रह गया, यानी वो अगले 1-2 घंटों के अंदर गजा के साहिलों तक पहुंच सकता है, और 60-70 किलोमीटर तक वो आ गया है, और वहां पर पहला इजरायली ड्रोन जो है वो उस जहाज के ऊपर देखा गया। अब आप इनके तकब्बुर और बदमाशी का अंदाजा लगा लें। अमेरिकन एक्टिविस्ट उसके अंदर मौजूद है, यूरोपियन पार्लियामेंट्स उसके अंदर, पार्लियामेंटेरियंस उसके अंदर मौजूद हैं, उनके ऊपर ये ड्रोन्स भेज रहे हैं, उनको डरा रहे हैं, और ये जुल्म की इंतहा है। खुदा न खास्ता अगर इन लोगों को कुछ होता है, जिसमें खवातीन शामिल हैं और 22 साला ग्रेटा थर्नबर्ग शामिल हैं जो कि अमेरिकन एक्टिविस्ट हैं, तो ये एक बहुत बड़ा वाकया होगा और जुल्म की एक नई दास्तान होगी। और इसमें यह बात नोट करें कि ये जो इस वक्त हो रहा है ना, आप दुनिया में देख रहे हैं बड़ी मूवमेंट्स भी जारी हैं, उसके बावजूद इजराइल को जंगबंदी के लिए नहीं प्रेशराइज किया जा सका है। तो ये बात नोट कर लें कि यह मामला सिर्फ सीज फायर का नहीं है, ये इब्तदाई महीनों तक ये सीज फायर का मामला होगा। अब ये सीज फायर का मामला बिल्कुल नहीं है, अब इसके साथ पूरा ऑर्डर भी गिरेगा, क्योंकि पूरा जो ऑर्डर है वो इजराइल की इस जेनोसाइड को कंटिन्यू रखने में आगे आ गया है। उसने अपनी साख, अपने इंस्टीट्यूशंस, अपने लोग, अपनी बनाई आलमी अदालतें, अपनी इमेज, अपनी सॉफ्ट पावर, सब कुछ दांव पर लगा दिया इजराइल के लिए। तो अब ये सिर्फ सीज फायर का मामला नहीं है, अब ये पूरे ऑर्डर के साथ टक्कर है जो ना सिर्फ फलस्तीनी ले रहे हैं बल्कि खुद वहां के लोग ले रहे हैं, ठीक है ना, उन ताकतों के खिलाफ जो इस जेनोसाइड को जारी रखे हुए हैं। तो ये पूरी दुनिया की लड़ाई इस ऑर्डर के साथ है जो ऑर्डर प्रोटेक्ट कर रहा है इजराइल के इस जेनोसाइड को। अब आप देखिए जुल्म की कैसी नई दास्तान है, और ये कैसे कौम है, ये कैसे लोग हैं जो दुनिया पर मुसल्लत हो गए हैं। इजरायली सोल्जर्स जिन्होंने फलस्तीनियों को मारा, जो व्हाइट फ्लैग्स दिखा रहे थे, उनको प्रमोट कर दिया गया है एज एन ऑफिसर्स। ये दुनिया की कोई भी फौज हो, आगे से सिविलियंस, और कहीं पर भी अगर व्हाइट फ्लैग दिखाया जाता तो वो अमन की अलामत होती है और वहां पर गोलियां नहीं चलाई जाती। गोलियां चलाई और उनको प्रमोट कर दिया गया है एज एन ऑफिसर्स। और पियर्स मॉर्गन जो कि एक सपोर्टर था, बहुत बड़ा ज़ायनिस्ट था, उसका शो जो है वो अब उसी तरह से उल्टा रेजिस्टेंस की अलामत बन गया है, जिसमें वो भरपूर तरीके से इजराइल को एक्सपोज भी कर रहा है, पब्लिक ओपिनियन के ऊपर उसका बहुत बड़ा असर है। अब वहां पर एक भरपूर लड़ाई जारी है, और इजरायली जो नुमाइंदे वहां पर बैठते हैं वेस्टर्न मीडिया पर, वो कह रहे हैं कि हम तो सिविलियंस को निशाना ही नहीं बना रहे, हम तो एड सेंटर्स को निशाना ही नहीं बना रहे। यानी वो आप शोज इनके देखें और इनके झूठ देखें तो आप सर पकड़कर बैठ जाते हैं कि ये दुनिया के कौन से लोग हैं। दुनिया की कोई भी नेशन जो है वो इस तरह झूठ नहीं बोल सकती कि सारी दुनिया अपने मोबाइल्स में देख रही है कि हकीकत क्या है, और ये बैठकर कह रहे हैं कि हम तो सिविलियंस को निशाना ही नहीं बना रहे। अभी ताजा तरीन शो के अंदर इजरायली नुमाइंदे ने कहा कि हमने तो एक बच्चे को भी निशाना नहीं बनाया, ये उसने बैठकर वहां पर बात की है। तो पनाह है इनके झूठों से, और कोई इतने बड़े झूठ जो है वो नहीं बोल सकता है। और उसमें बात यह कि जो मिडिल ईस्ट के कंट्रीज हैं कुछ, वो इनके साथ कोलैबोरेट कर रहे हैं, तो ये वेस्ट को बताते हैं कि तुम हमसे पीछे हट रहे हो, और ये जो मिडिल ईस्ट के मुल्क है ये तो हमारे साथ खड़े हैं। तो ये मिडिल ईस्ट की साइलेंस भी इसकी जिम्मेदार है। ईरान को अमेरिका ने प्रपोजल भेजा था, उस प्रपोजल में यह था कि हम डील करेंगे, सैंक्शंस कोई खत्म नहीं हो रही, और जो इनरिचमेंट है वो भी नहीं करेगा ईरान ने वो प्रपोजल रिजेक्ट कर दिया है, ठीक है। और इसके साथ ही जंग का खतरा बहुत बढ़ गया है, क्योंकि नेतन्याहू तो इंतजार कर रहा है, और आईए की रिपोर्ट भी ऑलरेडी मौजूद है जिसने ये कहा कि ईरान न्यूक्लियर बना रहा है, तो खतरा बहुत बढ़ गया है। और इसलिए ईरान ने बयान जारी करते हुए कहा है कि अगर कोई भी अटैक हुआ तो भरपूर जवाब देंगे। ईरान वॉज ब्रॉड रिटेलिएशन इफ इजराइल टारगेट्स न्यूक्लियर
प्रोग्राम। ईरान की आर्म्ड फोर्सेस की स्टेटमेंट भी जारी हुई है। वी विल मेक द एनिमीज रिग्रेट देयर एक्शंस। Iran armed forces are ready to counter any malicious and strategic mistake of the enemy at any time and at any level। तो ये उन्होंने स्टेटमेंट जारी किया। और जो सुप्रीम लीडर की स्टेटमेंट आई वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। और इस वक्त इन 57 इस्लामिक कंट्रीज नो अदर लीडर इस तरह की स्टेटमेंट जारी कर सकता है। उन्होंने कहा कि ये जो तुम हमें बता रहे हो कि हमें इनरिचमेंट करनी चाहिए, न्यूक्लियर प्रोग्राम जारी रखना चाहिए या नहीं, हु आर यू टू टेल अस। ये एक दफा अल्फाज प्यूटन ने कहे थे अमेरिका को, मोहम्मद कजाफी की बात करते हुए, बाकी लीडर्स की बात करते हुए, कि तुम कौन हो डिक्टेटिंग इसको और उसको कि तुम्हें ऐसा करना चाहिए, तुम्हें तो हु आर यू। तो सुप्रीम लीडर कह रहे हैं कि हु आर यू टू टेल अस वेदर वी शुड हैव इनरिचमेंट और नॉट। यू हैव न्यूक्लियर बॉम्ब्स। जब तुम्हारे पास न्यूक्लियर बॉम्ब्स हैं तो हमें कैसे तुम डिक्टेट करते हो। ये ऐसे ही है कि कंट्री के अंदर ऑयल मौजूद हो और उसको कहा जाए कि तुम इससे फ्यूल प्रोड्यूस नहीं कर सकते। Their goal is to rely on them for everything। उनका मकसद यह है कि हम उनके मोहताज बनकर रहे हैं हर एक चीज के लिए और सेल्फ सफिशिएंसी ना हो। हर एक चीज के लिए उनकी तरफ देखें तो हम ये कबूल करने वाले नहीं हैं। तो ये एक कशीदगी यहां पर मौजूद है। इसी दरमियान एक बड़ी अनयूजुअल मुलाकात हुई है। ईरान के फॉरेन मिनिस्टर जो लेबनान के दौरे पर हैं, हिजबुल्लाह के सेक्रेटरी जनरल के साथ मुलाकात हुई है। और यह हसन नसरुल्लाह की शहादत के बाद पहली मुलाकात है जो ईरान के फॉरेन मिनिस्टर की हुई है। और इसका बैकग्राउंड मौजूद है चुके, और उस बैकग्राउंड के साथ मुलाकात हो रही है। हिजबुल्लाह चीफ शेख नईम कासिम होल्ड्स टॉक विद ईरान फॉरेन मिनिस्टर अरगची। इस वक्त लेबनीज गवर्नमेंट जब वो हिजबुल्लाह को कह रही है कि वो डिसार्म हो जाए, और इस वक्त पूरी कोशिश की जा रही है कि ईरान का जो इन्फ्लुएंस है वो लेबनान से खत्म किया जाए। अब जब ईरान के फॉरेन मिनिस्टर वहां पर पहुंचे हैं और लेबनीज गवर्नमेंट के साथ मुलाकात कर रहे हैं और उसके बाद जाकर हिजबुल्लाह के सेक्रेटरी जनरल से मुलाकात कर रहे हैं, तो क्या बात कर रहे होंगे? क्या उनसे कह रहे हैं कि लेबनीज गवर्नमेंट की बात मान ली जाए, या क्या बात कर रहे होंगे? तो स्टेटमेंट मैं आपके सामने रखता हूं। इट्स सपोर्ट फॉर द पैलेस्टीनियन रेजिस्टेंस एंड इट्स पीपल। ये बिल्कुल उन्होंने वाजे किया कि हमारी जो सपोर्ट है वो रेजिस्टेंस के लिए जारी रहेगी, वो किसी तौर पर रुक नहीं सकती है। तो ईरान के फॉरेन मिनिस्टर ने लेबनान के अंदर बैठकर ये बात किया और लेबनान की गवर्नमेंट खुलकर कह रही है कि ये डिसार्म हो जाए, और ईरान ने कहा कि हम तो अपनी सपोर्ट फलस्तीनी रेजिस्टेंस और हिजबुल्लाह और इन सब के लिए जारी रखेंगे। अच्छा, जो सीरिया के हवाले से इवेंट्स हो रहे हैं वो बहुत ही अजीब हैं और वो उसी डायरेक्शन के अंदर हो रहे हैं जिसका हमने पिछली वीडियो के अंदर आपको तफसील रखी थी कि आगे क्या होगा। मिडिल ईस्ट के कंट्रीज, टर्की, ये गल्फ और जॉर्डन और ये सारे कभी भी अफोर्ड नहीं करेंगे कि सीरिया से अटैक इजराइल पर हो, और ये अंदर से भी रेजिस्टेंस के खिलाफ ऑपरेशन करेंगे और उधर से इजराइल भी। तो वही बात इस वक्त हो रही है, उसी डायरेक्शन के अंदर मामलात हो रहे हैं। जो रेजिस्टेंस है उसको डिस्टेबलाइजिंग फोर्स भी डिक्लेयर किया जा रहा है, उनके हमले को कंडेम भी किया जा रहा है, इजराइल के साथ कोऑर्डिनेशन भी की जा रही है। और जो अमेरिकी एम्बेसडर टू टर्की हैं, जिनको सीरिया का स्पेशल इन्वॉय भी बना दिया गया है, उन्होंने इजराइल का दौरा किया इस वाकये के बाद, और दौरा करने के बाद वो इजरायली डिफेंस मिनिस्टर को लेकर गुलान हाइट्स पहुंचे हैं। मैं हेडलाइंस आपके सामने रखता हूं। टर्किश डिफेंस मिनिस्टर, वी आर कंटिन्यूइंग टॉक्स विद इजराइल रिगार्डिंग डी एस्केलेशन इन सीरिया। देखिए, हम तो अमन की बात करने वाले हैं और हम कहते हैं कि हर मुल्क की अपनी पॉलिसी है, वो जैसे भी लेकर चले, लेकिन सवाल यह है कि इस जेनोसाइड में ये पॉलिसी क्या दुरुस्त है? यानी आप हर तरह से इंगेज कर रहे हैं इजराइल से, हर सतह के ऊपर आपकी फौज, आपके डिफेंस मिनिस्टर भी इंगेज कर रहे हैं, आपके फॉरेन मिनिस्टर भी, डिप्लोमेटिक सतह के ऊपर भी आपके राब्ते हैं। आप उससे गजा का सीजफायर नहीं करवा सकते, बाकी हर चीज में आप उनके साथ। तो एक नॉर्मल हालात में जो भी इन्होंने पॉलिसी रखनी है वो रखे, कौन इनको रोक सकता है? लेकिन हम तो सिर्फ ये कह रहे हैं कि ये जिस पॉलिसी के ऊपर इस वक्त चल रहे हैं कि ठीक है, गजा में जो इजराइल करता है करता रहे, हम तो इजराइल के साथ इंगेज करेंगे। वेस्ट इस वक्त इंगेज नहीं कर पा रहा, लेकिन ये कहते हैं कि नहीं, हम तो इजराइल के साथ चलेंगे और कोई मसला नहीं। तो इजराइल यही बात वेस्ट के सामने रख रहा है कि तुम्हें क्या हो गया है कि मतलब ये मिडिल ईस्ट वाले हमारे साथ खड़े हैं जो कि अरब्स हैं, ठीक है, और टर्की जो जिनके पास लास्ट आखिर में यरूशलेम किसके पास था? टर्की के पास था, सल्तनत उस्मानिया के पास था, वो हमारे साथ खड़े हैं और आपको मसला हो रहा है। सीरियन ऑफिशियल्स कह रहे हैं कि ये जो पार्टीज हैं ये टेंशंस को एस्केलेट कर रही हैं और स्टेबिलिटी एफर्ट्स को अंडरमाइन कर रही हैं। वही बात के रेजिस्टेंस को डिस्टेबलाइजिंग फोर्स, ना कि इजराइल को। और सीरियन ऑफिशियल्स के जरिए से बयान चल रहे हैं कि ईरान है जो ये करवा रहा है। तो मैंने आपको बताया ना कि सीरिया और ईरान का मसला दरमियान में मौजूद है। सीरिया हैज नॉट एंड विल नॉट पोज अ थ्रेट टू एनी पार्टी इन द रीजन, सीरियन फॉरेन मिनिस्टर। इजराइल को यकीन दहानी करवाई जा रही है कि हमसे कभी आप पर हमला नहीं होगा और फलाना नहीं होगा। और यूएस इन्वाय गुलान हाइट्स पर पहुंचा है, डिफेंस मिनिस्टर साथ था, साथ जो स्ट्रेटेजिक मिनिस्टर है दरमर वो साथ था, और आर्मी चीफ साथ था। तो ये अब मैं आपके सामने एक स्टेटमेंट रखता हूं जो पैलेस्टीनियन डेलीगेशन है
इन यूनाइटेड नेशन, उसकी स्टेटमेंट देखिए, पैलेस्टाइन रिजेक्ट्स रिकॉग्निशन फॉर नॉर्मलाइजेशन स्कीम एट यूनाइटेड नेशन। अब आप देखिए, ये जो डेलीगेशन मौजूद है यूनाइटेड नेशन में, ये हमास का नहीं है, ये तो फलस्तीनी अथॉरिटी है ना जिसका ये डेलीगेशन है और जिसका ये नुमाइंदा है। और वहां पर वो डेलीगेशन बयान दे रहा है कि ये जो स्कीम हम पर मुसल्लत करने की कोशिश की जा रही है कि फलस्तीन को रिकॉग्नाइज कर लिया जाए और साथ इजराइल को नॉर्मलाइज कर लिया जाए, ये हम नहीं मानते। तो ये देखना कि दरमियान में एक गड़बड़ मौजूद है और कुछ ताकतें हैं जो सिर्फ इतना चाहती हैं कि उन्हें स्पेस मिल जाए इजराइल के साथ नॉर्मलाइजेशन करने की, फलस्तीनी रियासत बने ना बने, बस एक अलामती सा ऐलान भी हो जाए और उनको आगे बढ़ने का मौका भी मिल जाए। इस तरह से मामलात नहीं चलेंगे। और इसी दरमियान आप देखिए, जो एक बहुत बड़ा वाकया हो रहा है कि ट्रंप के ऊपर प्रेशर बढ़ गया है अंदर से, और वो किस तरह से कि जो वोटर्स हैं और कट्टर सपोर्टर हैं ट्रंप के, उनका वोटिंग बिहेवियर बदलना शुरू हो गया। ताजा तरीन जो सर्वे सामने आया, ट्रंप्स लतीनो अप्रूवल रेटिंग प्लंजेस, न्यू पोल रिवील्स द डिक्रीज रेज डाउट्स अबाउट रिपब्लिकन आउटरीच अहेड ऑफ 2025 मिड टर्म्स। 2025 इसी साल मिड टर्म इलेक्शन होने जा रहे हैं जिसमें रिपब्लिकन को बहुत बड़ा खतरा पड़ गया। अब लतीनो कौन से वोटर्स हैं? वो अमेरिकन जिनका ओरिजिन लैटिन अमेरिका और कैरेबियन से है, इनको लतीनो वोटर्स कहा जाता है। और ये माइनॉरिटी में नहीं है, ये बहुत बड़ी परसेंटेज के साथ तमाम रियासतों के अंदर मौजूद हैं। मिसाल के तौर पे 2020 के नंबर्स मैं आपके सामने रख रहा हूं, अब ये इससे भी ज्यादा होंगे। न्यू मैक्सिको जो स्टेट है ये 42% है, इसके अंदर लतीनो वोटर्स। कैलिफोर्निया सबसे इंपॉर्टेंट तरीन स्टेट, 30% लतीनो वोटर्स हैं। टेक्सास 30%, एरिजोना 23%, फ्लोरिडा जहां पर ट्रंप साहब का घर है 20%, नेवाडा के अंदर 19%, कोलोराडो जहां पर अभी वाकया हुआ 15%, न्यू जर्सी 15%, न्यूयॉर्क 14%। तो ये मैंने आपके सामने कुछ बड़ी रियासतों के स्टैट्स रखे हैं। और लतीनो वोटर्स के बारे में ये कहा जाता है कि ये जिस तरफ भी मुड़ जाते हैं फैसला उसी के हक में हो जाता है। ये सबसे डिसाइडिंग फैक्टर है लतीनो वोटर्स, और उनकी परसेंटेज मैंने आपको रियासतों में रख दी है। ये इस वक्त सबसे बड़ा डिबेट बनी हुई है अमेरिका में, और रिपब्लिकन्स को बहुत बड़ा खतरा है। और वजह क्या है? इकोनॉमिक पॉलिसीज, गजा की जंग और बहुत सारी दीगर डोमेस्टिक पॉलिसीज। ट्रंप लूजेस ग्राउंड विद लतीनो वोटर्स, स्पेशली इंडिपेंडेंट्स। जो इंडिपेंडेंट वुमेन हैं, बाकी जो हैं, वो ज्यादा ट्रंप के खिलाफ हैं, और वो कह रहे हैं कि जो इकोनॉमी है वो और ज्यादा खराब हो रही है अंडर ट्रंप। बिलीव द यूएस इकोनॉमी इज वर्सनिंग अंडर ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन। हालात तो और खराब हो रहे हैं। तो ट्रंप साहब ने नारा लगाया था जंगों को रोकने का, और उन्होंने जंगें छेड़ दी हैं। तो ये चीज इस तरह से चलने वाली नहीं है। मैंने आपको बताया था कि ट्रंप को लाया ही इसलिए गया कि वो जंगें रुकवाएगा। अगर वो जंगें नहीं रुकवाएगा तो उसको पॉलिटिकल प्राइस पे करना पड़ेगी। तो ये एक बहुत बड़ा प्रेशर है। और लैटिन अमेरिका, आप देखिए, लैटिन अमेरिका एस्केलेट्स डिप्लोमेटिक ब्रेक विद इजराइल ओवर गाजा। यानी एक तो लैटिन अमेरिकन ओरिजिन अमेरिकन हैं जो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के अंदर मौजूद है और ट्रंप के वोटर्स हैं। एक लतीनी अमेरिका की बहुत सारी नेशंस जिसमें ब्राजील, वेनेजुएला, चिली और कैरेबियन, ये सारे मौजूद हैं। तो इन्होंने अपने जो एक्शंस हैं उनको इंटेंसिफाई कर दिया। कोई डिप्लोमेटिक रिलेशंस खत्म कर रहा है, कोई इकोनॉमिक रिलेशंस खत्म कर रहा है, कोई डिफेंस रिलेशंस खत्म कर रहा है, जैसे चिली ने किए हैं। तो ये जनाब सूरत हाल है। और इजराइल के अंदर से मुसलसल ये खबरें आ रही हैं कि उनकी आर्मी एग्जॉस्टेड है। सोल्जर्स आर एक्सपीरियंसिंग अ स्टेट ऑफ एग्जॉस्शन एंड इट्स फटीग। तो ये जनाब सूरत हाल है। और उधर जो यूक्रेन का आर्मी चीफ है और बाकी कुछ हाई ऑफिशियल्स हैं, वो व्हाइट हाउस पहुंचे हैं ट्रंप से मजीद मदद लेने के लिए कि और असलहा देना चाहिए। और यूरोपियंस कह रहे हैं कि हम अमेरिका से असलहा खरीद कर भी देंगे यूक्रेन को, और अमेरिका को भी कह रहे हैं कि वो डायरेक्ट एड की सूरत के अंदर भी यूक्रेन को दे। तो ट्रंप इस वक्त क्या फैसला करता है? क्या वो कंडेम करेगा? क्या वो इस हमले को कंडेम करेगा? रशिया इंतजार कर रहा है, क्योंकि उसने दोस्ती का हाथ बढ़ाया है, उसने जंगबंदी की बात की है। तो फिर ये हमला जो नेटो ने एस्केलेट किया है, इसको कंडेमनेशन होना चाहिए कि ये वो ताकतें हैं जो जंग को बढ़ाने की कोशिश कर रही हैं। तो कंडेमनेशन होनी चाहिए। रशिया इंतजार कर रहा है, नेटो का इजलास हो रहा है, बड़ा इंपॉर्टेंट होगा, और यूक्रेन को वहां पर इनवाइट किया गया। जो आखिरी इजलास हुआ था बाइडेन टाइम में और वाशिंगटन के अंदर हुआ था, 75 ईयर पूरे हुए थे, उस वक्त नेटो ने ऐलान किया था कि कोई ताकत यूक्रेन को नेटो का मेंबर बनने से नहीं रोक सकती। और नेटो का मेंबर जिस दिन यूक्रेन बन गया, उस दिन नेटो और रशिया की बराह रास्त जंग छिड़ जाएगी। तो ये वहां पर अनाउंसमेंट हुई थी। ट्रंप के आने के बाद नेटो के सेक्रेटरी जनरल ने कहा कि नहीं, यूक्रेन नेटो का मेंबर नहीं बन रहा, यानी ट्रंप से प्रेशर आया। तो अब अगर फिर नेटो वही बात करता है तो फिर क्या होगा? और ऐसा लगता है कि यूरोप और नेटो ने फैसला कर लिया है कि वो यूक्रेन
कि सपोर्ट भी जारी रखेगा। इसके बावजूद के नतीजे कुछ भी निकले, इसका नतीजा अगर वर्ल्ड वॉर भी निकले तो यूरोप और नेटो ने फैसला कर लिया कि वो इसको जारी रखेंगे। तो रशिया क्या रिस्पॉन्ड करेगा ये भी देखना है। बहरहाल ये इस वक्त की ताज़ा तरीन सूरत हाल है जो आपके साथ शेयर किया। आपने राज रोगा करें, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।